हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? कोई बाहरी दुश्मन, या शायद बुरी किस्मत, या कुछ और? आज हम रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी के कुछ हिस्सों की गहराई में उतरेंगे, जो एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी असहज करने वाली बात कहती है। वो ये कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है, और उसका नाम है अहंकार। और जब हम अहंकार कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ घमंड या दिखावा करने वाले लोगों से नहीं है। किताब के मुताबिक अहंकार बहुत ही चालाक चीज है। ये हमारे अंदर की वो धीमी सी आवाज है जो कहती है, मैं बाकियों से अलग हूं, मैं बेहतर हूं, नियम मुझ पर लागू नहीं होते। हाँ, ये वो एहसास है कि हमें वो सब कुछ मिलना चाहिए जो हम चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अहंकार जीवन के 3 बड़े पड़ावों पर हमारे रास्ते का रोड़ा कैसे बनता है। पहला पड़ाव है आकांक्षा, जब हम कुछ बड़ा हासिल करने निकले हैं। दूसरा है सफलता, जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है विफलता, जब हम गिर जाते हैं। हाँ, और किताब भी इन्हीं 3 हिस्सों में बटी है, तो हम भी इसी सफर पर चलेंगे। और ये एक जरूरी सफर है, क्योंकि किताब का तर्क ये है कि अहंकार हर स्टेज पर अपना रूप बदल लेता है। जब हम शुरू कर रहे होते हैं तो वो हमें असल काम करने से रोकता है। जब हम सफल हो जाते हैं तो वो हमें अंधा कर देता है। और जब हम नाकाम होते हैं तो वो हमें कड़वाहट से भर देता है। सही बात है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, आकांक्षा। जब कोई अपना करियर शुरू कर रहा है, कोई सपना पूरा करने निकला है। किताब में एक बहुत ही हैरान करने वाला उदाहरण दिया गया है, अमेरिकी गृह युद्ध के जनरल विलियम टेक्यूम शर्मन का। उन्हें एक हीरो की तरह क्यों दिखाया गया है? क्योंकि शर्मन उस चीज का प्रतीक है जिसे अहंकार सबसे ज्यादा नफरत करता है, धीरज और तैयारी। धीरज और तैयारी। हाँ। वो रातों रात हीरो नहीं बनना चाहते थे। उनका मानना था कि किसी पद पर होने से ज्यादा जरूरी उस पद के लिए तैयार होना है। कहानी ये है कि राष्ट्रपति लिंकन उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन शर्मन ने खुद जाकर उनसे कहा कि जब तक वो पूरी तरह तैयार न हो, उन्हें कोई बड़ी कमांड न दी जाए। सोचिए, आज के जमाने में कौन ऐसा करेगा? कोई नहीं। आज तो लोग पद पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तैयारी हो या ना हो। बिल्कुल। शर्मन का आत्मविश्वास दिखावे पर नहीं, बल्कि असल काबिलियत पर बना था। और यही हमें एक बड़े सवाल पर लाता है, जिसके बारे में किताब में जिक्र है। एक सवाल जो सैन्य रणनीतिकार जॉन बॉयड अपने नए अफसरों से पूछते थे, तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना है या कुछ करना है? कुछ बनना या कुछ करना, टू बी और टू डू। हाँ। इसमें फर्क क्या है? ये सुनने में तो एक जैसा ही लगता है। नहीं, फर्क बहुत बड़ा है। कुछ बनना यानी पद, टाइटल, शोहरत के पीछे भागना। अच्छा, इसके लिए आपको समझौते करने पड़ते हैं, लोगों को खुश करना पड़ता है, और सारा ध्यान इस पर होता है कि आप दिख कैसे रहे हैं। लेकिन कुछ करना का मतलब है काम पर ध्यान देना, मिशन पर ध्यान देना, भले ही आपको कोई पहचान ना मिले। सही बात है। बॉयड कहते थे कि आप दोनों में से एक रास्ता चुन सकते हैं, पर दोनों पर एक साथ नहीं चल सकते। और अहंकार, वो हमेशा बनने वाला रास्ता चुनता है। और मान लीजिए किसी ने कुछ करने का रास्ता चुन भी लिया, तो किताब एक और जाल के बारे में बताती है। हाँ। बहुत ज्यादा बातें करना। हाँ, जिसे लेखक टॉक 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 कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। जब हम अपने बड़े बड़े लक्ष्यों के बारे में सबको बताते फिरते हैं तो हमारे दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिल जाती है, जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया हो। बिल्कुल, वो डोपामाइन हिट मिल जाता है जो असल में काम पूरा होने पर मिलना चाहिए था। और नतीजा, काम करने की ऊर्जा और प्रेरणा ही खत्म हो जाती है। इसका कोई उदाहरण है किताब में? एक बहुत सटीक उदाहरण है लेखक अपटन सिंक्लेयर का। वो गवर्नर का चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। और उन्होंने चुनाव से पहली एक किताब लिख दी जिसका नाम था मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर और मैंने इसे कैसे खत्म किया। अरे वाह, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो जीतने के बाद क्या क्या करेंगे। ये तो हद से ज्यादा आत्मविश्वास हुआ। और नतीजा क्या हुआ? किताब तो खूब बिके, लेकिन वो चुनाव बहुत बुरी तरह हार गए। ओहो। ऐसा लगता है कि किताब लिखने में ही उनकी सारी ऊर्जा चली गई। बात करने ने काम करने की जगह ले ली। असली काम चुपचाप होता है, दिखावे के साथ नहीं। तो फिर सही तरीका क्या है? अहंकार की शुरुआती आवाज को कैसे शांत रखा जाए? किर्क हैमेट वाली कहानी मुझे इसलिए कमाल की लगी क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता आप दुनिया के सबसे बड़े बैंड में से एक मेटालिका में शामिल हो रहे हैं। हाँ। और आपका पहला काम गिटार टीचर ढूंढना है। ये विनम्रता की सबसे बड़ी मिसाल है। किर्क हैमेट को उनके सपनों की नौकरी मिली थी। वो स्टारडम की दहलीज पर थे। अहंकार कहता मैं पहुंच गया,
मैं बेस्ट हूँ। हाँ, जाहिर है। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो मशहूर गिटारिस्ट जो सैट्रियानी के पास गए और कहा, मुझे सिखाइए। वो जानते थे कि वो कितने भी अच्छे हों, हमेशा सीखने की गुंजाइश होती है। हमेशा एक छात्र बने रहो। बिल्कुल। किताब का सार यही है। जिस पल आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं सब जानता हूँ, समझ लीजिए आपका सीखना बंद हो गया। हाँ। और अहंकार ने कमान संभाल ली है। तो ठीक है, किसी ने कर्क हैमट की तरह विनम्रता से काम किया, बातें कम की और वो सफल हो गए। लेकिन विडंबना ये है कि जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए अहंकार को दबाना पड़ता है, उसी मंजिल पर पहुंचकर अहंकार का सबसे बड़ा राक्षस जाग जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हॉवर्ड ह्यूज की कहानी शायद इसका सबसे डरावना उदाहरण है। हॉवर्ड ह्यूज की कहानी एक चेतावनी की तरह है। वो एक जीनियस थे, आविष्कारक थे, अरबपति थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनका अहंकार वो बेलगाम था। सफलता ने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे प्रोजेक्ट्स में बर्बाद कर दी जिनका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो किसी और की सुनना ही नहीं चाहते थे। किताब में उनका एक जिक्र है जो दिमाग में अटक जाता है। कौन सा? वो एक कुर्सी पर नग्न बैठे हैं, एक तरफ तो अरबों डॉलर के कारोबारी फैसले ले रहे हैं और दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों के लिए क्लीनेक्स नैपकिन के इस्तेमाल पर पागलों जैसे लंबे लंबे मेमो लिखवा रहे हैं। हाँ, वो सीन सब कुछ बयां कर देता है। ये इस बात का संकेत है कि जब अहंकार हावी हो जाता है तो एक जीनियस भी अपनी ऊर्जा और बुद्धि पूरी तरह से बेमतलब की चीजों पर बर्बाद करने लगता है। उसका दिमाग बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता खो देता है। बिल्कुल। वो अपनी ही बनाई हुई एक जेल में कैद हो जाता है, जहां सिर्फ उसकी मर्जी चलती है और कोई उसे सच बताने की हिम्मत नहीं करता। सफलता का ये सबसे बड़ा खतरा है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? क्या यहाँ भी छात्र बने रहने वाला नियम लागू होता है? किताब यहाँ चंगेज खान का उदाहरण देती है, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हैरान करने वाला है, लेकिन बिल्कुल सटीक। हम चंगेज खान को एक क्रूर विजेता के रूप में जानते हैं, लेकिन किताब बताती है कि उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज ये था कि वो और उसकी मंगोल सेना हमेशा सीखते रहते थे। सीखते रहते थे? हाँ, वो जिस भी संस्कृति को जीतते थे, वहां से सबसे अच्छी तकनीक, सबसे अच्छी रणनीति और सबसे अच्छे विचार अपना लेते थे, चाहे वो चीन के इंजीनियर हो या फारस के विद्वान। अच्छा। अहंकार कहता है मेरा तरीका ही सबसे अच्छा है, लेकिन चंगेज खान जानता था कि सफल बने रहने के लिए लगातार सीखना और बदलना जरूरी है। तो सफलता के बाद सीखना बंद कर देना एक तरह से कमजोर पड़ने की निशानी है। बिल्कुल। सफलता का एक और जाल है जिसके बारे में लेखक बात करते हैं, जीतने के बाद अपनी सफलता की एक कहानी गढ़ लेना। हाँ, ये बहुत होता है। जैसे कि सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। फुटबॉल कोच बिल वॉल्श का उदाहरण यहाँ बहुत अच्छा बैठता है। बिल्कुल। बिल वॉल्श ने एक हारी हुई टीम को 3 साल में सुपर बॉल जितवा दिया। सबने उन्हें जीनियस कहना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने इस टैग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरी कोई भव्य योजना नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक चीज थी, प्रदर्शन का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, इसका मतलब था कि हर कोई अपना काम, छोटे से छोटा काम भी पूरी सटीकता और उत्कृष्टता से करेगा। उनका मानना था कि अगर प्रक्रिया सही होगी तो नतीजा अपने आप आ जाएगा। सही बात है, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब हम अपनी सफलता की कहानी गढ़ते हैं तो हम उस कहानी पर खुद यकीन करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें वहां तक पहुंचाने में कितनी मेहनत, कितनी किस्मत और कितने लोगों का हाथ था। गिरावट शुरू होती है। इसीलिए हमें उन लोगों की कहानियों को भी याद रखना चाहिए जो सफलता को संभाल नहीं पाए, जैसे जनरल ग्रांट और जनरल शामिन। हाँ। युद्ध के बाद दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। ये बहुत दुखद कहानी है। दोनों ने मिलकर युद्ध जीता था, पर उसके बाद शामिन जानते थे कि उनके लिए क्या जरूरी है, शांति और परिवार। वो खुशी खुशी रिटायर हो गए और उन्होंने बाकी की जिंदगी सुकून से बिताई। और ग्रांट? लेकिन ग्रांट, जो युद्ध के मैदान में एक शानदार जनरल थे, वो ये तय नहीं कर पाए कि उन्हें असल में क्या चाहिए। अहंकार ने उन्हें पहले राष्ट्रपति पद और फिर दौलत के पीछे भगाया। ओहो। वो दोनों ही चीजों में बुरी तरह नाकाम हुए और उनकी मौत दुख और कर्ज में हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार हमें हमेशा और ज्यादा की दौड़ में लगा देता है, उन चीजों के पीछे जो हमें शायद चाहिए भी नहीं। बिल्कुल। तो हम खुद को इस मैं की बीमारी यानी डिजीज ऑफ मी से कैसे बचा सकते हैं, जैसा कि बास्केटबॉल कोच पैट रॉयली कहते हैं? इसका सबसे अच्छा जवाब जनरल जॉर्ज सी मार्शल के जीवन में मिलता है। वो अमेरिकी इतिहास के सबसे सम्मानित लोगों में से एक थे। उनका एक ही सिद्धांत था,
मिशन हमेशा मुझसे बड़ा है। मिशन मुझसे बड़ा है। हाँ, जब डी-डे की योजना बन रही थी, जो इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हमला था, तो हर कोई जानता था कि उसका कमांड मार्शल को ही मिलेगा। जाहिर है। ये किसी भी जनरल के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता। लेकिन उन्होंने खुद राष्ट्रपति से कहा कि उनकी जरूरत वॉशिंगटन में ज्यादा है और ये कमांड आइजनहावर को दे दी जाए। उन्होंने इतना बड़ा मौका छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मिशन की जरूरत कुछ और थी। असली ताकत इसी निस्वार्थता में है, आत्मप्रचार में नहीं। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे मुश्किल पड़ाव पर, विफलता। अगर अहंकार आकांक्षा के समय हमें धीमा करता है और सफलता में अंधा, तो विफलता में वो क्या करता है? विफलता में अहंकार सबसे ज्यादा जहरीला हो जाता है। किताब के मुताबिक अहंकार विफलता को व्यक्तिगत बना देता है। व्यक्तिगत मतलब ये एक घटना नहीं रहती, ये हमारी पहचान बन जाती है। मैं इस काम में असफल हुआ की जगह अहंकार कहता है मैं एक असफल इंसान हूं। अच्छा। ये हमें सीखने से रोकता है, क्योंकि हम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते। हम दूसरों पर दोष मढ़ने लगते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं या बस कड़माहट से भर जाते हैं। तो एक तरह से अहंकार एक नाकामी को एक अंतिम फैसले में बदल देता है। बिल्कुल। लेखक यहाँ दो तरह के समय की बात करते हैं, डेड टाइम और अलाइव टाइम। डेड टाइम और अलाइव टाइम। हाँ, जब हम नाकाम होते हैं तो वो समय डेड टाइम बन सकता है, जिसमें हम सिर्फ इंतजार करते हैं, शिकायत करते हैं और कुछ नहीं सीखते। या फिर हम उसे अलाइव टाइम बना सकते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, नई स्किल हासिल करते हैं और खुद को अगली चुनौती के लिए तैयार करते हैं। और अहंकार हमें डेड टाइम में फंसाए रखता है। बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता, जबकि विनम्रता हमें अलाइव टाइम का इस्तेमाल करने की ताकत देती है। तो क्या इसका कोई उदाहरण है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने विफलता को अलाइव टाइम में बदला हो? माल्कम एक्स की कहानी इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। जब वो जेल में थे तो वो उस समय को डेड टाइम की तरह बिता सकते थे, गुस्से और नफरत में। हाँ, ज्यादातर लोग शायद यही करते हैं। लेकिन उन्होंने जेल की लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, शब्दकोश को पूरा पढ़ा और खुद को शिक्षित किया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी विफलता और सबसे बुरे समय को आत्मसुधार के सबसे बड़े अवसर में बदल दिया। ये तभी मुमकिन है जब आपका अहंकार आपको ये ना कहे कि मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ। हाँ, बल्कि आपसे ये पूछे कि मैं स्थिति का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। तो इन सारी कहानियों और विचारों को समेटें तो सार क्या निकलता है? चाहे हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हों, सफलता की चोटी पर हों या नाकामी की खाई में, रास्ता एक ही लगता है। रास्ता एक ही है, विनम्रता और आत्म जागरूकता। ये समझना कि हम एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। किताब के अंत में एक बहुत खूबसूरत विचार का जिक्र है जो पुराने यूनानी दार्शनिकों का है, सिंपथिया। सिंपथिया। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है ये महसूस करना कि हम सब, पूरी कायनात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप रात में आसमान के तारों को देखते हैं और अचानक आपकी परेशानियां, आपकी सफलताएं, आपकी विफलताएं, सब कुछ बहुत छोटा लगने लगता है, बस वही एहसास सिंपथिया है। ये जमीन से जुड़े रहने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब हम खुद को किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करते हैं तो हमारा अपना मैं, हमारा अहंकार अपने आप छोटा हो जाता है। हाँ। हम देखते हैं कि हम एक लंबी चलती हुई कहानी का सिर्फ एक किरदार हैं, पूरी कहानी नहीं। और यही शायद अहंकार का सबसे बड़ा इलाज है, एक बड़ा दृष्टिकोण रखना। आज की इस पूरी चर्चा से एक विचार है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। किताब बताती है कि अहंकार अक्सर अप्रासंगिक होने के डर से पैदा होता है। ये डर कि हमें कोई पूछेगा नहीं, हमें भुला दिया जाएगा। लेकिन शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या सच्ची और स्थायी प्रासंगिकता ठीक इसके उल्टे रास्ते से मिलती है? जब हम अपने काम को, अपनी जिंदगी को खुद से ज्यादा किसी बड़ी चीज के बारे में बना देते हैं।